शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। वैसे तो आप इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास के कितने हिस्से रहते हैं बाबू? इतिहास के 3 हिस्से रहते हैं, ये तो आपको पता है, बचपन की चीज़ें हैं। एक को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत, और एक को क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत, और एक को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत। पेपर की दृष्टि से आधुनिक भारत भी ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान में पीएससी, यूपीएससी इन सब पेपरों को देख के लग रहा है कि किसी भी हिस्से को हल्का छोड़ देने का मतलब क्या कहलाता है? कि एग्जाम से समझौता कर लेना। तो अब कोई भी हिस्सा करीब में नहीं, अब चीज़ें डीप में आने लगी हैं। पेपर का मेंटेन, पेपर का स्तर जो है अब वो बढ़ गया है। पहले तो 2-4 ठो चीज़ें पढ़ लो और हो गया, निकल लिए। लुसेंट के 3-4 ठो पन्ना उठाए और चल दिए, लड़के का हो भी गया, सिलेक्ट भी है, नौकरी भी कर रहा है। लेकिन अब आने वाले टाइम पे ऐसा दौर नहीं रहेगा। तो क्या क्या पढ़ना है आपको? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। वैसे तो इतिहास क्या है यही बताने को अगर बैठ जाए तो कल इतना ही बच जाएगा, समझ गए? लेकिन वो सब नहीं बता सकते, सीधे मुद्दे में आ रहे हैं अपन। तो इतिहास क्या होता है? इतिहास का मतलब पता ही है कि इति धनहास ऐसा ही हुआ था, अर्थात हम इसका अनुमान लगाते हैं। हमारे सभ्यता और संस्कृति में घटी वो घटना जिसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, उसी को इतिहास कहते हैं। पुरानी चीज को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अपने बाप दादाओं को भूल जाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं? तो अपने बाप दादाओं को याद तो रखना पड़ेगा, इसलिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास हमको सिखाता है कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं, और अब हमको क्या होना है। हम कितने अच्छे थे और कितने बुरे हो गए हैं। अगर हम अच्छे थे तो ऋग्वेद था, और अगर बुरे हो गए हैं तो वेदों की ओर लौटना है। तो इसलिए हमको क्या पढ़ना रहता है? इतिहास पढ़ना रहता है। ये प्राचीन भारतीय का इतिहास, इतिहास का सबसे पुराना कालखंड है। जैसे एक शिशु की आयु रहती है शुरुआत में 0 साल से लेकर के 10 साल तक की, तो इसमें भारत एक बार से बनता है, बनने की कोशिश करता है, उठता है, लड़खड़ाता है, चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर लड़खड़ाता है। चीज़ें नए नए तरीके से व्यवस्थित होती हैं। तो इसलिए इसको प्राचीन और पुराना इतिहास कहते हैं। प्राचीन और पुराने इतिहास में कहीं पे भी आप कुछ भी पढ़ लोगे, प्राचीन और भारतीय इतिहास में कुछ जीवन में कुछ नयापन नहीं था, कुछ वाव टाइप का नहीं था, कुछ ब्यूटीफुल टाइप का नहीं था, कुछ एलिगेंट टाइप का नहीं था। सो ब्यूटीफुल, सो वाव, सो एलिगेंट टाइप का नहीं था। फिर बाद में जाकर के कभी मौर्य सल्तनत आती है, फिर गुप्तों की सल्तनत, मौर्य शासक आते हैं, गुप्त शासक आते हैं, और इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास थोड़ा सा मजबूत होता है। लेकिन फिर वही होना रहता है, जब भी कोई व्यक्ति प्रगति करता है तो प्रगति करता है तो जैसे ही आदमी उठता है, उठाने में कोई उसकी मदद करे न करे, गिराने में जरूर आगे बढ़ जाएंगे। तो जब भारत भी एक बार संपन्नता की ओर प्राचीन भारत में अग्रसर होता है, तो इसी क्रम पर भारत के पैर खींचने के लिए भी तमाम तरीके के विदेशी आक्रमण शुरू होते हैं। साइरस द्वितीय आक्रमण करता है, फिर महान सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर को महान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जीतने के बाद कोई ऐसा कुठाराघात नहीं किया, कोई ऐसा खतरनाक तरीके का प्रपंच नहीं किया, कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया। इसलिए सिकंदर के बारे में भारतीय इतिहासकारों ने अपना जो चश्मा रखा है वो मोहब्बत वाला रखा है। लेकिन इसके बाद पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ लेंगे, इसमें किसी मुस्लिम शासक का नाम नहीं आता। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का ही बैकग्राउंड देना को हो तो उसी में कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन अभी प्राचीन भारतीय इतिहास की बात हम नहीं कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मतलब यह भारतीय इतिहास का वो कालखंड है जब भारतीयों का पहली बार परिचय हो रहा है मुसलमानों से। प्राचीन भारतीय इतिहास में तमाम तरीके के वंश रहेंगे, साम्राज्य रहेंगे, शासक रहेंगे, राजा रहेंगे, किसी भी जाति के पीछे मुसलमान नहीं रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, रैयत आला, इस तरीके के शब्द कभी नहीं मिलेंगे। अभी तक शासक थे, मध्यकाल में सुल्तान हो गए। प्राचीन काल तक क्या थे? शासक थे, राजा थे, और मध्यकाल में क्या हो गए? सुल्तान हो गए। और वही लोग आधुनिक काल पे जाकर के वायसराय या गवर्नर हो गए। तो जब मध्यकाल, तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना और उसका उत्कर्ष और उसकी स्थापना और उसका एक लेवल पर पहुंच जाना, यही मध्यकालीन भारत की कहानी है। और फिर इंग्लैंड वासियों का आना, यूरोपियन का आना, और उनके द्वारा आने के बाद यहां पर पहले व्यापार करना और फिर चीजों को यहां कर जाकर के जीतना, और फिर किसी तरीके से भारत को गुलाम बना लेना, और फिर गुलामी के बाद भारतीयों द्वारा देश को पुनः आजाद करा लेना, यह आधुनिक भारत की कहानी है। तो मुसलमान आक्रमण जब भारत में होगा तो भारत में पहली बार मुसलमानों की सत्ता स्थापित होगी। इसी को क्या बोलते हैं? मध्यकालीन भारत। तो आपको पढ़ना क्या है? मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में आपको मुख्यतः इसको मध्यकालीन भारत को कब से पढ़ा जाता है? मध्यकालीन भारत को कब से पढ़ा जाता है? भारतीय इतिहास का कालखंड
तो भारतीय इतिहास में अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023, 2000 का 23वां, 2000 साल से देखिए इतिहास में 10, 20, 5, 8 साल का कोई अंतर नहीं होता। 4 ठो पन्ने कॉपी के पलट दोगे, समझ लेना 30 साल आगे गुजर गए। 5 ठो पन्ना आगे पलट दिया अकबर के, पता चला 1556 से 1605 पहुंच गए। तो जब हम 4-5 हजार सालों का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये नहीं बिल्कुल कि हमको एकदम वही वाली तारीख बताओ कि अकबर का जन्म किस तारीख को, कितने बजे, किस मुहूर्त में, कब पैदा हुआ, ऐसे कोई लेना देना है क्या? नहीं। जब इतना ब्रॉड स्टडी कर रहे हैं तो सामान्य समझ ही होनी चाहिए कि 2-4 साल का अंतर बहुत मायने नहीं रखता। कुछ तथ्य याद रखने पड़ते हैं लेकिन प्रत्येक तथ्य ऐसी जरूरत नहीं है। तो मध्यकाल को वैसे तो माना जाता है आज से 1300 साल पहले। आज से कब, कितना, लगभग 1300 साल। तो आज 2000 वाला चल रहा है तो लगभग हम कब से मान लें? 700वें के आसपास। 700 से लेकर के 1600 तक का काल। कब तक का? 1600 तक का काल। मतलब कि 800 सालों का काल ये किसका था? मुसलमानों का काल था भारत में। अब पहले आज से 5, 7, 8, 10 साल पहले जब इन चीजों को पढ़ाते थे तो पढ़ाने के क्रम पे हम किसी भी शासक का मूल्यांकन कैसे भी कर सकते थे। अकबर को महान बोल दें, कासिम के अच्छे काम बता दें, गजनबी के कुछ अच्छे काम बता दें तो बता देते थे, तो लड़के को इतना दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब भारत में, अभी भारत की जो पॉलिटिक्स है वो राष्ट्रवाद और थोड़ी सी संप्रदायवाद, थोड़ा धार्मिक मसलों पर युवाओं का भी आकर्षण हो गया है। तो अगर अभी हम कासिम या किसी की तारीफ बताने लगे तो लगेगा कि यही देशद्रोही है। लेकिन अपन लोग जब इतिहास का अध्ययन कर रहे हों तो अपन लोग केवल ना हिंदू बने ना मुस्लिम, अपन बने केवल विद्यार्थी। अपन क्या बने? विद्यार्थी। और किसी का भी मूल्यांकन ऐसे ही करें, अगर मेरा दुश्मन भी हो अगर सही तो उसकी भी तारीफ करूं और मेरा अपना भी तारीफ अगर गलत करे तो उसकी चाकू घोंप दूं, क्या दिक्कत है? यही ना जिंदा दिली की निशानी है। तो अंधभक्ति और धर्मांधता, इनसे बचना है और सीधे सीधे हमको पढ़ाई करना है। तो मध्यकाल भारत का वो काल है जिसको हम लगभग 700 से 1600 साल तक कह सकते हैं। यहां पर मुसलमानों से पहली बार भारत का परिचय होगा और 1600 तक मुसलमानों का बोलबाला रहेगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। लेकिन जब जैसे ही 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत आगमन होता है 31 दिसंबर 1600 को, वहीं से सामान्य तौर पर आधुनिक भारत मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 700 से आधुनिक भारत हुआ तो हम 699 की 31 जनवरी तक रात में सोते थे तो प्राचीन भारत, और 1 जनवरी को उठ गए तो सवेरे सवेरे क्या हो गया? मध्यकालीन भारत। ऐसा नहीं होता है। संक्रमण का काल होता है। संक्रमण का काल 6वीं से लेकर 7वीं तक में, मई जून का महीना, वो क्या है पता ही नहीं चलता। पास हो गए तो 7वीं, फेल हो गए तो पुनः 6वीं। तो यही है संक्रमण का काल। तो संक्रमण के काल की अवस्था है। तो इसलिए इस काल को मध्यकाल के पहले पढ़ा जाता है, उसे कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल। मतलब कि प्राचीन काल का उत्तर और मध्यकाल के पहले का बीच का जो हिस्सा है वो क्या है? पूर्व मध्यकाल। तो कई लोग पूरे मध्यकाल को आधुनिक मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक बढ़ाते हैं, लेकिन हम पहले पढ़ाएंगे क्या? नहीं। अगर हम भी वही पढ़ा देंगे तो हम कौनों काम के? तो इसलिए हमको इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा। आप तो सीधे पढ़िए कि मध्यकाल पे क्या होता है? मुसलमान आक्रमणकारियों का आगमन। एशिया महाद्वीप पढ़ाए हैं आपको। क्या पढ़ाए हैं? एशिया। एशिया महाद्वीप। अब मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं कि भूगोल? भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूं। तो एशिया के मैप से मेरे को मतलब है क्या? ये क्या है मेरा? एशिया। ये गोला क्या बन गया? एशिया। यहां पर क्या है आपका? भारत। यहां पर कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब, और भी क्या मिल जाएंगे? ईरान, इराक वगैरह वगैरह। इन कंट्रीज को बोला जाता था अरब। इनको क्या बोलते थे? अरब। और आपको पता है कि 570 ईस्वी अब पृष्ठभूमि मध्यकालीन भारत शुरू। पिक्चर इज स्टार्ट। 570 ईसा ईस्वी पे किसका पैदाइश होता है? जन्म? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ये मुसलमानों के लिए वो व्यक्ति है कि मतलब जैसे आप लोग राम की पूजा करेगा हिंदू, तो वैसे ही वो लोग अपनी खुदा या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की। इनने ही भारत या पूरी दुनिया पर किस धर्म का परिचय कराया? इस्लाम धर्म का, मोहम्मडन धर्म का, मुस्लिम धर्म का परिचय 570। और फिर ये जितना भी अपना जीवन यापन किए, इन्होंने केवल और केवल एक चीज चालू की, इस्लाम धर्म। व्यक्ति में कोई खराबी नहीं, उनकी शिक्षाओं में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपने कुछ ग्रंथ लिखे, लोगों तक शिक्षाएं पहुंची। लेकिन जो सामान्य ग्रंथ रहते हैं, वो सामान्य ग्रंथों को जब एडिटिंग करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो धर्म बदल जाता है। दुनिया में कोई भी मजहब हो, हर मजहब व्यक्ति को धर्म सिखाता है। मजहब क्या सिखाता है? धर्म। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। ये असल में हिंदू मुस्लिम क्या है? ये मजहब है। ये क्या है? मजहब। और मजहब ड्यूटी ही सिखाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और शेर को क्या करना चाहिए। शेर का तो मजहब ही है किसी को खाना, शेर का तो कर्तव्य है किसी को खा लेना पेट की भरपाई के लिए।
लेकिन आदमी का ये थोड़ी है, आदमी का तो क्या है, दूसरों के आंसू पोंछना। लेकिन नहीं, इसी में से कुछ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे और कोई संत पैदा हो जाएंगे। तो धर्म की गलती नहीं है, आपने किस तरीके से चीजों को, हम तो सबको एक साथ डिलीवर्ड करेंगे, इन्हीं में से कोई डीसी बन जाएगा और कोई जेल अधीक्षक बन जाएगा और कोई उसी जेल का कैदी बन जाएगा। ये तो आप ही के ऊपर है कि जेल कैदी बनना है कि जेल अधीक्षक बनना है। तो धर्म सबको अच्छा सिखाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम कैसा डिलीवर्ड करते हैं और उसके बाद आप कैसा रिसीव करते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो 570 ईस्वी पे फिर क्या हुआ, 570 ईस्वी पे यहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, और भारत देश में अभी तक जैन, हिंदू, सनातन, जो बोल लो, आदिवासी, बौद्ध, ये सब धर्म चलते थे। 570 के बाद कौन सा शुरू हुआ, इस्लाम धर्म। और ये लोग मक्का, मदीना, ये सब नाम पड़े होंगे। यहां पर ये लोगों ने पहले धर्म का बोलबाला किया और एक टाइम तक इनका जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को जिस व्यक्ति ने रिप्लेस किया, वो भी एक व्यक्ति थे। व्यक्ति अगर पैदा होता है तो व्यक्ति समाप्त भी होगा किसी ना किसी तरीके से। अब ये कहें हम कि कोई भगवान बना और समाप्त हो गया तो ये गलत हो जाता है, लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि अवतार लिया और अवतार होने के बाद वो क्या हो गया, चला गया। जहां को आया आ गया, जहां जाना था चला गया। कहां आया कहां गया इतिहास का हिस्सा नहीं है, दर्शन शास्त्र का हिस्सा है, वो फिलॉसफी वाले जाने। हम हिस्ट्री वाले हैं। हिस्ट्री वाला क्या, जन्म लिया तो मौत हुई। तो 570 ईस्वी में ये पैदाइश हुई और उसके बाद ये चले गए। जो व्यक्ति पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को रिप्लेस करेगा और उनकी बताई गई चीजों को आकर के लेकर के जाएगा, तो मुसलमानों में एक पोस्ट क्रिएट की गई और उसको बोल दिया गया खलीफा। वो क्या है, खलीफा। और खलीफा का सीधा सा मतलब है पैगंबर का प्रतिनिधि, पैगंबर का प्रतिनिधि, तो खलीफा। तो यहां पर फिर खलीफाओं का दौर हुआ। तो देखिए शुरू में जो खलीफा बने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बाद, जो शुरू में खलीफा बने, वो खलीफा की पोस्ट जो थी वो थी रिलीजियन वाली। उनका काम क्या रहेगा, धर्म वाला, धर्म वाला। और इलाका कौन सा रहेगा, यही अरब वाला इलाका। तो शुरू पे खलीफा की पोस्ट क्या रहती है, धार्मिक। लेकिन बहुत ही जल्दी धार्मिक पोस्ट कितने जल्दी पॉलिटिक्स में पलट जाए इसका भरोसा नहीं रहता। रिलीजन की बात करते कब हम पॉलिटिशियन हो जाएं और कब पॉलिटिशियन की बात करते रिलीजन हो जाए, ये आज की कहानी नहीं है। आज की भी राजनीति धर्म आधारित हो गई है। ये कहने पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जाति से हिंदू हूं, लेकिन मेरे को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि रिलीजियन कब पॉलिटिशियन में गुजर जाए और कब पॉलिटिशियन रिलीजन चश्मे से दुनिया को देखने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। यहां पे भी ऐसा ही हुआ था। ये लोग शुरू पे खलीफा किसके लिए आए थे, रिलीजन के लिए, लेकिन फिर ये कब चले गए, पॉलिटिशियन की नजर पे। अब यही दिक्कत, सऊदी अरब की जमीन है बंजर, सऊदी अरब की जमीन क्या है, बंजर, खेती बाड़ी होती नहीं है। बाकी की चीजें मिल जाएंगे, पेट्रोल पेट्रोल, बाकी इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन जमीन बंजर। लेकिन ये तो पेट्रोल ये तो अभी से 200-400 साल पुरानी बात है। उस जमाने पर चलती क्या थी, खेती और बाड़ी, और कुछ चलता था क्या, नहीं चलता था। तो यहां पर एक व्यक्ति, ये बात है लगभग 650 के आसपास की, कब की बात है, 650 के आसपास की। और यहां पर एक जगह और है, ईरान। कौन सी जगह है, ईरान। ये सब अरब का इलाका, यहां पर ईरान। और ईरान पर एक खलीफा हुआ, और खलीफा का नाम याद रखिएगा। खलीफा का नाम लिखना कुछ नहीं है, नोट्स पीडीएफ में सबरे मिल जाएंगे। जो कहानी समझ लिया उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जाल बुन लीजिए, मछलियां फंस जाएंगी, और सीधे मछली फंसा लिए ऐसे ही बेतरतीबी से, कुछ ना फंसेगा, कंकड़ पत्थर पर बचेगा दिमाग में। कहानी सुनिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पूरा इतिहास ऐसी कहानी में, ऐसी चुटकियों में ऐसा गुजर जाएगा, ऐसा, ठीक। तो कहां पर की बात की हम, कहां पर थे, ईरान। और अब जो भी व्यक्ति गया, खलीफा भी मरा, खलीफा की भी मौत हुई होगी, अगला खलीफा, ये 650 के आसपास की बात है। और ईरान पर एक नया खलीफा बनता है, और उस खलीफा का नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था, अल हज्जाज। अल हज्जाज नामक व्यक्ति जब था, तो अल हज्जाज वो व्यक्ति थे जो रिलीजियन से बहुत जल्दी स्विच कर गए पॉलिटिशियन के तौर पर। धर्म से कहां चले गए, राजनीति में। देखिए, किसी भी जगह के मुखिया की यह जरूरत है कि किसी भी जगह के मुखिया की यह जरूरत होती है कि कम से कम अपनी प्रजा की रक्षा करे, और रक्षा से पहले उसका पेट तो भरे। पहला काम तो क्या है, पेट तो भरे। जमीन है बंजर, खाने को कुछ है नहीं, लेकिन पता चला कि यहां पर ही निकट में एक, अगर हम सिंधु नदी को पार कर जाएं, भारत की शुरुआती सभ्यताएं भी यहीं तो विकसित हो रही हैं, तो हमने क्या बोला, सिंधु नदी को पार कर जाएं और अगर एक इलाके तक पहुंच जाएं, तो एक इलाके तक पहुंच जाएं, तो वहां की यदि अकूत धन संपत्ति, और देश, अब भारत का देश प्राचीन भारत से आगे आ चुका है, लोहे वोहे के कारण अपने यहां पर संसाधन है, खेती बाड़ी, गंगा घाटी, और दुनिया भर का चाक चौबंद व्यवस्था। और ये कहां पर है, यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, यहां पे तो बंजर जमीन है। तो इसलिए जब पता चलेगा कि यहां पर चले जाइए, और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहां पर घर में कुछ हो या ना हो, मंदिरों की चढ़ोतरी का अंदाजा नहीं लगा सकते।
समझ गए। तो इन लोगों को ये लगा कि अगर वहां पर जाकर के हम लूटपाट करते हैं और वहां से जाकर के तो अपनी प्रजा का पेट भी भर पाएंगे और हमारी शान और शौकत की जिंदगी भी हो पाएगी। तो यही सब उनका भी इरादा रहा होगा कि शान और शौकत की जिंदगी भी जिएंगे और शान और शौकत की जिंदगी के साथ हमारी बर्बादी होगी। तो इसलिए फिर ये अल हज्जाज ये बैक टू बैक ट्राई करता है और ये बुलाता है एक लड़के को, लड़का नंबर 1, लड़का नंबर 2 और लड़का नंबर 3, इनको बुलाता है बैक टू बैक और इनसे ये कहता है कि आपको कहां जाना है, अरब से कहां पर जाना है, सिंध को पार करते हुए जाना है और ये वाला इलाका, एक सेकेंड, ठीक ठीक है। कौन सा वाला इलाका बोल दिया हमने, ये कौन सा वाला इलाका है, अरब के बाद ये सिंध वाला इलाका। और फिर कौन, अब मुखिया कौन है अभी यहाँ का, अल हज्जाज। और अल हज्जाज बैक टू बैक लोगों को बोलता है कि कोई सिंध को पार करके जा पाए। ये वाला इलाका आज तो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, उस जमाने पर यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान, अरे इसके आगे था ही नहीं मुसलमानों का कुछ, इसके आगे कुछ मुसलमानों का था ही नहीं। उस समय अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान या सिंध या मुल्तान या पेशावर, यहां पर कौन रहेगा, केवल और केवल हिंदू, केवल और केवल हिंदू, और कोई रहेगा क्या, नहीं। तो उनने बोला कि अगर आप यहां पर जाओ और यहां की मंदिरों की धन संपत्ति को लूटो, यहां के लोगों को लूटो, यहां के राजाओं को लूटो, यहां के लोगों को हराओ, आक्रमण करो, तो इससे एक लाभ होगा। और लाभ क्या होगा कि जो हमारे ये जो भुक्कड़पन है, कुल मिलाकर के हमारी जो ये गरीबी है, हमारी ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 711 ईस्वी, कौन सा ईस्वी, 711 ईस्वी में अल हज्जाज ने एक लड़के को बुलाया, सुना था कि बहुत अच्छा है, काम करता है, तो 711 में बुलाया एक लड़के को, और उस लड़के का नाम क्या था, उस लड़के का नाम था अब्दुल्लाह। क्या नाम था, अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह को बोला कि अब्दुल्लाह तुम जाओ और क्या करो, जा करके ये सिंध वाले इलाके को लूट करके आओ। अब्दुल्लाह से बोला गया जाओगे, अब्दुल्लाह ने बोला जाएंगे। अब्दुल्लाह ने क्या कहा, जाएंगे। यहां वाला भी बैठा था, यहां पर यह सिंध का इलाका है, यहां पर एक राजा राज करता था जिसके बाप का नाम था चच, बाप का नाम चाचा नहीं था, बाप का नाम था क्या, चच, और चच का लड़का था राजा दाहिर, चच का लड़का क्या था, राजा दाहिर। तो यहां पर उस जमाने पर कौन हुआ करता था, दाहिर, सिंध में कौन था, राजा दाहिर। और यहां से कौन, अल हज्जाज किसको भेज रहा है, ओबेदुल्लाह। और ओबेदुल्लाह से पूछा अल हज्जाज ने जाओगे, तो उसने क्या बोल दिया, जाएंगे। दाहिर को पता चला कि कोई आ रहा है, तो दाहिर ने क्या बोला, आन दो, इनके पास भी जुगाड़ है, उनने क्या कहा, जान दो, तो उसने क्या बोला, आन दो, क्या दिक्कत है, देख लिया जाएगा, उसमें क्या है। हार हो या जीत हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो इसने क्या बोला, इधर बोला जान दो, तो इसने क्या बोल दिया, आन दो, तो आने दिए उसको, क्या दिक्कत है, डरते हैं किसी से। राजा दाहिर आया, अबू समुद आया सिंध के पास, राजा दाहिर की मुट्ठी भर सेना ने आकर के अब्दुल्लाह की सेना को, एक को इस तरफ और एक को इस तरफ, और ऐसा लेफ्ट राइट किया और वहीं ध्वस्त कर दिया। अल हज्जाज को खबर मिली कि कोई मतलब नहीं, मैटर खत्म, कोई मतलब नहीं, जिस रास्ते आया और उसी रास्ते भगा दिया गया। पहला मुस्लिमों का आक्रमण सफल हुआ कि असफल, असफल। चौपट वाला पहला आक्रमण किया किसने, अब्दुल्लाह ने। फिर दूसरा राजा, अब दूसरा शासक, दूसरा बोला, इसको बोला अब तू जाएगा, उसने बोला हाँ मैं जाऊंगा, दूसरा वाला बोला मैं जाऊंगा। दूसरे वाले के लिए खूब अल हज्जाज ने देखा कि कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा, कौन जिता के लेकर के आएगा। तो फिर एक लड़का खड़ा हुआ, उसका नाम था बुलैद। क्या नाम था, बुलैद। 711 की ही बात है, ज्यादा दिन इंतजार नहीं करती है, ठीक है। जीत और इश्क, सॉरी आई एम रिकॉर्डेड, आई एम ऑन रिकॉर्डिंग, सॉरी। तो 711 में क्या हुआ, ये अब्दुल्लाह, ये कौन है, ओबेदुल्लाह। ओबेदुल्लाह समझ लेना, ये कैसा स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ हो सकती है जल्दबाजी में, ओबेदुल्लाह। और 711 में फिर एक लड़का और गया, उसका नाम क्या था, बुलैद। एक लड़का और क्या नाम था, बुलैद। बुलैद गया, बुलैद से बोला गया कि बुलैद जाओगे, बुलैद क्या बोलेगा, जाएंगे। राजा दाहिर को खबर हुआ आ रहा है, वो बोला है आन दो, क्या करोगे, वही करेंगे, वही समस्या वही इलाज, जो समस्या वही इलाज। बुलैद आया, और बुलैद को भी कहां पर, एक को इस तरफ और एक बुलैद को इस तरफ, और बाकी की सेना को उस तरफ, समझ गए। तो बुलैद भी चला गया। अल हज्जाज टेंशन में, अल हज्जाज टेंशन में, हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये, क्योंकि राजा दाहिर की सेना विशाल थी,
बड़ी विशाल सेना थी, अमीरों की सेना थी, ये पूरा इलाका उनके पास था। तो अब लगा अब क्या होगा, तो अभी तक जो ये लोग गए हुए थे, इसके बाद फिर अब लगा कि अब अल हज्जाज को लगा कि मेरे जीते जी ये अकूत धन संपत्ति मेरे को मिल नहीं सकती है। अब अल हज्जाज के बाद कोई जब खल खज्जाज होगा उसके माथे में होगा कुछ। लेकिन अल हज्जाज से एक बार और पूछा गया, तब एक लड़का खड़ा हुआ बीच महफिल से और उसने बोला साहब मैं जाऊंगा और मैं जिता के लाऊंगा। उम्र थी उसकी 17 साल। उम्र कितनी थी? 17 साल। परिस्थितियों में ऐसा पला बढ़ा था, 4 साल में माँ बाप दोनों गुजर गए थे। 17 साल का लड़का था, 20 साल तक जिया। कितने साल तक? 17 से 20। नाम क्या था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। पूरा नाम था उसका मोहम्मद बिन अलाउद्दीन यामिन उद्दौला कासिम। नाम उनका निबंध बराबर रहता है। नाम क्या रहता है? निबंध, प्रस्तावना, परिचय पत्र, उपसंहार। ठीक है, तो इसका नाम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मोहम्मद बिन कासिम। और ज्यादा फिसले जबान तो MBK। क्या है? MBK, मोहम्मद बिन कासिम, या केवल कासिम, या केवल बिन कासिम। बिन कासिम को भेजा गया। किसको भेजा गया? बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम से बोला गया कि उम्र देख रहे हो, अभी तो तुम 16 के कच्चे हो। तो उसने बोला नहीं साहब मैं तो जाऊंगा और मैं जीत के आऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम वो तैयार हुआ और 712 AD में। वो कब आएगा? 712 AD में। और 712 AD पर कहां पर किसका आक्रमण होगा? मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD में किसका आक्रमण होगा? सॉरी, 712 AD में बिन कासिम का आक्रमण हुआ। और बिन कासिम का आक्रमण कहां पर होगा? वही भारत का कौन सा इलाका है? ये सिंध वाला इलाका। उस जमाने पर ये पूरा इलाके में कौन थे? हिंदू। शासन किसका था? राजा दाहिर का। राजा दाहिर का शासन। लेकिन इस बार वो तैयारी करके आया था। मोहम्मद बिन कासिम इस बार तैयारी करके आया था। देखिए कभी कभी व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अति आत्मविश्वास दुनिया की सबसे घटिया चीज है। लेकिन उसके बाद भी राजा दाहिर जब मोहम्मद बिन कासिम आ रहा था तो मैसेज मिला कि इस बार बड़ी सेना के साथ कुछ हलचल हो रही है और नेतृत्व तो यंग उम्र का लड़का कोई कर रहा है। राजा दाहिर कॉन्फिडेंट बोले देखो सिंध नदी पार ही करने वाले हैं। राजा दाहिर ने बोल दिया कि कर लेने दो, सिंध नदी को क्या कर लेने दो? पार कर लेने दो। यदि ऐसा कोई मैसेज आया तो व्यक्ति को क्या चाहिए? इतिहास यही तो सिखाता है। कभी किसी भी शत्रु को कमजोर भांपना चाहिए क्या? अरे जब तुमसे लड़ाई ही हो रही है तो तबीयत से लड़ेंगे। जब युद्ध करना है तो फिर युद्ध ही करेंगे। युद्ध के कोई नियम नहीं होते, और युद्ध के अगर नियम होते हैं तो जीतने के लिए भी हम थोड़ी देर के लिए तो उसको नहीं मानेंगे, और उस जमाने पर तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो जब सिंध को पार करने के लिए आया तो ये चाहता तो अपनी सेना को लेकर के खुद ही सिंध के उस पार चला जाता और बोल देता कि तुम काहे उतना कष्ट कर रहे हो, फैसला यहीं करे देते हैं, यहीं पर युद्ध यहीं पर फैसला, बात खत्म। तुम भी इतना लंबा सफर तय करोगे, पेट्रोल डीजल खर्च करोगे, लेकिन इतना दिमाग नहीं चला। राजा दाहिर आराम से, और वो क्या बोल दिए? आने दो। लेकिन इस बार इतने हल्के में लेना कासिम को घाटे का सौदा हुआ। कासिम इस बार आया था तो कासिम ने इस बार फौज तैयार रखी थी और कम से कम 6000 सैनिकों के साथ आया था। और प्रत्येक 6000 सैनिकों में इसने सबसे बड़ी बात कि सेना में इसने एक एक व्यक्ति को चुन के रखा था। ऐसा कोई व्यक्ति रखा ही नहीं जो नल्ला नकारा नलायक हो, वेल ट्रेंड टाइप का। मतलब एक सैनिक 10 में भारी हो जाए। अच्छे से प्रशिक्षण करवाया। खुद ही 17 साल का था। तो सबसे बड़ी बात तो कि जब सबसे शीर्ष पंक्ति का व्यक्ति ही सेनापति हो और वही सबसे अच्छा तलवारबाज और शमशीरबाज हो, तो सेना का मनोबल सेनापति से बढ़ता है। सेनापति ही होता है जो सेना का मनोबल बढ़ाता है। तो जब कासिम आता है तो कासिम के आने के बाद यही हो रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद एक तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग, और एक एक सैनिक बहुत कायदे का और प्रशिक्षण वाला सैनिक, और प्रशिक्षण के साथ साथ दो विशेष तरीके के हथियार। एक को बोला जाता है, एक हथियार को क्या बोला जाता है, अभी थोड़ा सा नाम मिस हो रहा होगा। एक का नाम था गंजा। क्या नाम था? गंजा। ये नुफ्ते के साथ रहेगा। एक का नाम क्या था? गंजा। एक का नाम क्या था? गंजा। और गंजा के अलावा एक जफीरा करके एक हथियार हुआ करता था। कौन सा? जफीरा। ये एक साथ ऐसा खींचो और बहुत लंबी दूरी तक निशाना लग जाता था। मतलब आज का रॉकेट समझ लो। इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम को एक मोटिवेशन मिला कि इस बार मैं जाऊंगा और अंदर तक जाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर ने इस बार बहुत लाइटली लिया था और राजा दाहिर को यही लगा कि मैं बहुत आसानी से हरा दूंगा। लेकिन इस बार मामला गड़बड़ हो गया। फिर भी राजा दाहिर को लग रहा था कि अरे आन दो, हथियार फतियार अंजा गंजी से क्या होगा हमारा, आएंगे जैसे आएंगे वैसे इनको गुजार देंगे, क्या प्रॉब्लम रहेगी। तो यही हुआ। दाहिर से थोड़ी सी तो ये गलती हुई राजा दाहिर से। फिर भी राजा दाहिर अपनी सेना के साथ आमना सामना करने के लिए तैयार बैठता है और कहता है कि देख लेंगे, युद्ध होता है।
प्रॉब्लम ये हुई कि इसी टाइम पे जब मोहम्मद बिन कासिम जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते एक खास जगह आती है देवल की। कौन सी जगह आती है? देवल की। व्यक्ति कभी खुद नहीं हारता, व्यक्ति कभी खुद नहीं हारता जब तक व्यक्ति को अपने ना हरा दें। इतिहास में बेवफाई का अलग अध्याय होना चाहिए। चुपके से जब कोई तीर जिगर के पार होता है, कातिल गैर नहीं वो मेरा अपना रिश्तेदार होता है। यहां दिल की बात को कभी कहना ना भूल से, यहां खत भी जरा सी देर में अखबार होता है कि नहीं होता? तो बस यही गड़बड़ हुआ, यही गड़बड़ हुआ। और जैसे ही ये देवल गुजरा, ये जैसे ही कहां से गुजरा? देवल। देवल के खासम खास लोगों को कासिम ने अपने, ब्राह्मण वो भी, पुजारी वो भी, और यही ब्राह्मण, दाहिर भी घनघोर पुजारी। दाहिर क्या था? ब्राह्मण। दाहिर ने तो एक शहरी, दाहिर का लड़का था एक जयसिंह, उसने तो शहरी बसाया था ब्राह्मणाबाद, आज के सिंध और मुल्तान के पास है। कौन सा इलाका है? ब्राह्मणाबाद। लेकिन गलती ये हुई, देवर नहीं है भौजाई, देवल। ये क्या है? देवल। देवल के पुजारियों को मिला लेता है अपने पास, और देवल के लोगों ने बेवफाई कर दी। राजा दाहिर को जब इसकी खबर मिलती है, राजा दाहिर भौचक्का हो जाता है कि अपने आप में ये मेरे साथ क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अब जब आ रहा है तो आने ही दो, देख लिया जाएगा। लेकिन वो इसके बाद नहीं, इसकी एक सेना हुआ करती थी, एक पास में एक शासक हुआ करता था, उसको अल्फी राजा की सेना कहते थे। बेवफाई के बाद एक बेवफाई नहीं, बेवफाई तगड़ी दूसरी तब हुई जब यहां पर आने वाली अल्फी सेना, जो अभी तक राजा दाहिर के साथ थी, वो देखते ही देखते किससे मिल गई? कासिम से मिल गई। अब तो मामला, अब तो रास्ता क्या हो रहा है? अब तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और ऐसी स्थिति पर इतनी सारी चीजों की वजह से राजा दाहिर कुछ खास तरीके से अपने लोगों को बुला पाते, कोई आया नहीं। और सिंध के पास एक जगह है तारिक, ये जून की तारीख बड़ी खतरनाक होती है इतिहास में, और उस तारीख का नाम क्या है? 20 जून। ये कौन सी तारीख है? 20 जून। ईयर कौन सा है? ये 712। अरे 712 कहां 17, ये कौन सा है? 712। और 20 जून 712 को पहली बार, 20 जून 712 को पहली बार, आशीष उसको ले आओ जाके, बिटिया को, श्रुति को ले आओ, होगा उसके पास, सब होगा। तो 20 जून 712 को क्या हो रहा है? तो 20 जून 712 एडी को, या 20 जून 712 ईस्वी को फाइनली अपनी आधी अधूरी सेना, भरी पूरी बेवफाई, खूब सारी धोखाधड़ी और बेमतलब का ओवर कॉन्फिडेंट। क्या मतलब है? बेमतलब का। अरे आ रहा था तो पहले ही देख लो, क्या दिक्कत है? छींक आए तुरंत डॉक्टर को दिखा लो, कि जब तक बिल्कुल सांस लेने में हा ना होने लगे तब अस्पताल को जाओगे। आग लगने की सुगबुगाहट हो उतने में फायर ब्रिगेड बुला लो कि पहले आग लग गई, हाँ लग गई, कुआं खोदेंगे, अरे जल के राख हो जाओगे। तो यही सारी चीजें इतिहास हमको सिखाती हैं। और इसलिए इन्हीं सभी गलतियों की वजह से क्या हुआ कि 20 जून 712 एडी को जो नहीं होना था वही हुआ, और 20 जून 712 एडी को इसी समय राजा दाहिर की सेना, मतलब जितनी भी सेना थी, राजा दाहिर की सेना, और राजा दाहिर के अलावा ये कौन सा आया था? मोहम्मद बिन कासिम। वर्सेस कौन रहेगा? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर। आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को? आप लोग से पूछ रहा हूं, आ रही है, ठीक। तो ये कौन कौन था? मोहम्मद बिन कासिम और हाँ जी बोले। आप डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट होइए, दोबारा डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट होइए, डिस्कनेक्ट होइए, कनेक्ट होइए, फिर बताइए फटाफट। कैसे नहीं आ रही है? नेटवर्क का प्रॉब्लम वो वहां पर है, वाईफाई वाले में प्रॉब्लम होगा, यहां पर नहीं होगा। तो क्या बोला, कौन सी तारीख थी? 20 जून 712। 20 जून 712। अल हज्जाज कहां का था? ईरान का गवर्नर या खलीफा, ठीक है। और 711 में पहला आक्रमण ओबेदुल्ला, सफल किया, सफल 711 का सफल किया, सफल 711 में ही दूसरा किसका? बुलैद, सफल किया, सफल। और 712 में एमबीके। और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किसकी लड़ाई होती है? वर्सेस राजा दाहिर। लेकिन परिस्थितियां एकदम बदल गई, जज्बात बदल गए। एक तो क्या था? देवल के ब्राह्मणों का मिला लेना, देवल के हिंदुओं को मिला लेना, ऊपर से
ट्रेंड टाइप के, कैसे, ट्रेंड टाइप के सैनिक। और ट्रेंड टाइप के सैनिक के अलावा दो तरीके के हथियार, एक तरीके का हथियार का नाम था नाजफा, क्या था, नाजफा, और एक था मजलिफ, क्या था, मजलिफ। इन तरीके के हथियार। और उसके बाद अल्फी की सेना के द्वारा बेवफाई, एक व्यक्ति का नाम है, स्थान भी था और राजा भी था, तो उनकी सेना के द्वारा बेवफाई। पड़ला किसका भारी हो गया एकदम से, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद 712 की 20 जून को मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर की सेना के बीच सिंध की एक जगह है, सिंध की जगह का नाम है रावर, क्या है, रावण, रावण नहीं रावर, कौन सी जगह है, रावर। तो 20 जून 712 एडी को रावर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, रावर का युद्ध होता है। और रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को जो नहीं करना था वो कर देता है और राजा दाहिर परास्त होते हैं। गलती किसकी, उसको आप श्रेय दोगे जीत को कि इनको ठीकरा फोड़ोगे हार का, दोनों का। वो तैयारी करके आया था, तो मती आत्मविश्वास में थे। यदि अगर मैं आप लोगों को मैं अगर पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को अपने से मोहब्बत नहीं करवा पाया, ये मेरी गलती है कि आपकी, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये मेरे ऊपर होना चाहिए कि मेरे बाल बच्चे मुझे चाहें। अब ये थोड़ी ना जबरन बोलूं कि नहीं 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 मेरे को चाहो। अरे मैं कूट भी दूं, पीट भी दूं, ठोक भी दूं, उसके बाद ही मन में गरियाते तो नहीं होगे, प्यार का भाव ही आता होगा। यह कहलाता है नियंत्रण। अगर इतनी कंट्रोलिंग आपको अपनी प्रजा में नहीं कर पा रहे हो तो इसमें गलती आपकी भी है। प्रजा आपका अगर साथ नहीं दे पा रही है तो गलती आपकी भी है। तो इसमें कुल मिलाकर के पक्ष विपक्ष को कुछ भी देखें, 712 का साल जो था वो मोहम्मद बिन कासिम की जीत का और राजा दाहिर की हार का था। इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं, रावर का युद्ध। रावर का युद्ध कब हुआ था, 20 जून 712 एडी। युद्ध में वीर गति को प्राप्त कौन हो जाते हैं, राजा दाहिर। मैडम है इनकी, अभी इनकी कौन है, मैडम। मैडम का नाम है रानी बाई। कौन सी बाई है, रानी बाई। पहले आई बाई, अब चलते हैं चटक मटक वाले नाम। अब तो ऐसे ऐसे नाम रहते हैं, अब तो खतरनाक, अब तो बाई लगा दें किसी के पीछे ना, गोली मार दे। आई एम बाई, आई एम लुकिंग लाइक बाई। किसी को दीदी कह दो उसमें कष्ट हो जाता है, बहन जी बोल दो, अगर बहन जी इधर, मैं बहन जी दिखती हूँ, आई एम बहन जी, है ना, तो कुछ मत बोलिए, है ना, पापा की परी मम्मी के मगरमच्छ। तो फिर क्या हुआ, तो फिर यही हुआ 20 जून 712 एडी। तो चले गए, कौन गए, वीरगति को प्राप्त कौन हो गए, राजा दाहिर। अभी भी कोई बाकी है, अभी है, अभी कौन है, रानी बाई। और रानी बाई अभी किसी तरीके से अभी लड़ाई लड़ेंगी। और रानी बाई वीरता के साथ, स्त्री होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। देखिए इतिहास में, मध्यकालीन भारत में इतिहास भी मध्यकालीन, मतलब मध्यकालीन इतिहास में आप लोग रजिया सुल्तान को पढ़ते हैं, लेकिन आखिर क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, किसको, रानी बाई को। किताबों में रानी बाई को भी तो पढ़ाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कई लोग, देखिए हम तो न्यूट्रल हैं, देखिए न्यूट्रल है, अब ये सब क्लास रिकॉर्डेड भी हैं तो भी धीरे धीरे और भी लोग देखेंगे। लेकिन जो सच्ची बात यह है कि मध्यकालीन इतिहास क्यों एक पक्ष की तरफ झुका हुआ है, क्यों आप रजिया सुल्तान को चीख चीख के बच्चों को याद करा देते हैं, क्यों रानी बाई को चीख नहीं कराते हैं। रानी बाई या रान बाई उनका नाम था, तो उनको भी तो बताइए, उसकी वीरता को तो बताइए। रजिया सुल्तान से पहले वो भी तो हुई है, और उसने यदि युद्ध के मैदान में इतनी बड़ी सेना से लोहा लिया है तो क्या वो हमारे लिए आदर्श नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे लिए आदर्श है। और वो लड़ी, और उसके बाद जब देख ली कि मैं हार जाऊंगी, तो एक प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि जब भी आक्रमण होते थे इसमें असमत लूट ली जाती थी, इज्जत। स्त्रियों को दैहिक रूप से उनका शोषण कर लिया जाता था, शारीरिक रूप से। तो जैसे ही लगा कि अब इसके बाद अब हार बहुत करीब है और अब इसके बाद जान से समझौता तो फिर भी कर लूं, इज्जत से कैसे करूं, तो इसलिए फिर रानी बाई ने भी जौहर कर लिया। और कुल मिलाकर के न चाहते हुए भी अपनी गलती से, पक्ष हो विपक्ष हो, सही हो गलत हो, रणनीति हो लापरवाही हो, तरकीब हो बेतरतीबी हो, फैसला किसके पक्ष में गया, मोहम्मद बिन कासिम। इसलिए पढ़ा जाता है मध्यकाल में सबसे पहले आक्रमणकारी कौन है, ना पहला अरब आक्रमणकारी ओबेदुल्ला, दूसरा अरब कारी बुदेल, पहला सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। राजा का नाम वर्सेस राजा दाहिर, राजा दाहिर के बाप का नाम चच। राजा दाहिर क्या था, ब्राह्मण। शहर कौन सा बनाया था, ब्राह्मणाबाद।
मुल्तान भी बनाया था 711 एडी के बाद, अब रावर के युद्ध के बाद 712 के बाद, ठीक अगले साल 713 एडी। कासिम का आप कॉन्फिडेंस का लेवल देख रहे हैं, अब किसको हरा दिया। एक बार भर पहले अटेम्प्ट में खेला बन जाए, आग लगा दोगे दूसरे अटेम्प्ट तक, तो दूसरी बार में एक और रईस जगह थी मुल्तान। आजकल आपको फील आ रहा है कि अरे ये तो पाकिस्तान है। अरे पगला, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। ये अपना बच्चा यहाँ पे केवल द्विवेदी जी, शुक्ला जी, त्रिवेदी जी, यही जी मिलते थे उस जमाने पर। तो ये भी अपना इलाका है, ये मुल्तान, यही तो अखंड भारत है। यही क्या है, अखंड भारत ये। लेकिन बस यही गड़बड़ हुआ कि अरब आक्रमण के कारण क्या हुआ, अरब आक्रमण का परिणाम उस टाइम पे मिला हो या ना मिला हो, आज तो नजर आ रहा है। आज यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आज मुसलमान है, पाकिस्तान है, हिंदू अल्पसंख्यक हैं। अगर हिंदू हैं तो वो अच्छी स्थिति में नहीं है, ये ना परिणाम है। लेकिन कासिम आया और 712 एडी के बाद 713 एडी में एक और खास जगह जिसका नाम क्या था, मुल्तान। मुल्तान को लूट लिया और वो पैसों के लिए बहुत खतरनाक जगह हुआ करती थी। आज भी मुल्तान संपन्न है उस मामले पे। और मुल्तान को उस जमाने पर स्वर्ण नगर बोला जाता था। क्या बोलते थे, स्वर्ण नगर। अब इतिहास वालों के पास बीच बीच डिबेट है कि उसको स्वर्ण नगर बोलते थे कि स्वर्ण नगर कासिम ने नाम दिया, लेकिन जो भी हो उसको उस जमाने से क्या जाना जाने लगा, स्वर्ण नगर। और 713 एडी में क्या हुआ, स्वर्ण नगर। अभी तक कोई खबर नहीं किसको मिली, अल हज्जाज को। अभी तक कोई खबर नहीं मिली अल हज्जाज। और यहां पर मैच क्या हो गया है, खत्म। अल हज्जाज को तो आदत थी कि फोन आने वाला है कि वीर निपट गए। अब्दुल्ला क्या हो गए, निपट गए। फिर उसके बाद बुलैद का क्या हुआ, निपट गए। अब पूछा 1-1.5 साल के अल हज्जाज पूछ रहा क्या हुआ कासिम बा, तो कासिम क्या बोले, जिंदा है। और इस बार जिंदा नहीं है, इस बार सिंध अपना है और मुल्तान अपना है। ये खबर किसको पहुंची, अल हज्जाज। अल हज्जाज क्या हुआ, खुशी खुशी, वाह, क्या बोला, सो ब्यूटीफुल। फिर क्या बोला, सो एलिगेंट। फिर क्या बोला, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अब पता चल गया कि उसको तो खबर लग ही गई है। अब जब उसको खबर लगी गई है तो ऐसी स्थिति पर क्या हुआ कि कासिम बोला कि अरे मोहम्मद बिन कासिम को डांटा, कौन, अल हज्जाज, कि पगला बताया तक नहीं, तू इतना बड़ा एग्जाम पास कर लिया। अब जैसे मेरा वकील आईएएस बन जाए, मेरे को खबर ना करे, मैं क्या बोलूंगा इससे कि अरे यार वकील जी, उस दिन वकील कहूंगा कि वकील जी बोलूंगा, पगला वकील की गधा वकील की वकील साहब, उस दिन क्या बन जाएंगे, वकील साहब। तो ऐसा ही अल हज्जाज, तूने बताया नहीं, ये कैसा कहा, अल हज्जाज ने। तो उन्होंने बोला अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, आपके लिए तोहफे भेज रहा हूं, पहुंच रहे होंगे। आपके लिए क्या भेज रहा हूं, तोहफे, और आपको बस पहुंच ही रहे होंगे। उन्होंने बोला रियली, कासिम ने बोला साहब रियली, आपसे पंगा लेके कहां जाऊंगा मैं, आपके अलावा है कौन। अल हज्जाज भी तोहफों का इंतजार कर रहा है। और तोहफे पे 2 लड़कियां भेजी गई थी। वो दोनों लड़कियां राजा दाहिर की बेटियां थीं। एक बेटी का नाम था, एक का नाम था सूर्या, एक का नाम था सूर्या देवी, एक का नाम क्या था, सूर्या देवी, और एक बिटिया का नाम था परमिला देवी। यही इतिहास की विडंबनाएं हैं। एक का नाम क्या था, सूर्या देवी, और दूसरे का नाम क्या था, परमिला देवी। सूर्या देवी और परमिला देवी जैसे ही मिली तो अल हज्जाज खुश हुआ। अब ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यही है कि इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा, अपन लोगों को मतलब गलत निगाहों से, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कोई मोमडन बच्चा पढ़ रहा होता तो उसको लगता कि ये कॉमन है, लेकिन अपने लिए कॉमन है क्या। अपन लोग तो जीतने के बाद भी कम से कम, जीतने के बाद भी अपन कम से कम ये रहता है कि पराई औरत, पराई स्त्री, अपन को ये रहता है कि उसको भी बाइज्जत लौटा दो। अगर वो गिरफ्तार भी हो गई है तो उसको अपन बहुत अच्छे से रखेंगे, खाना खिलाएंगे पिलाएंगे, तेरे से थोड़ी दुश्मनी है, तू तो जा, उसको भेज। अपन लोग तो ये वाले हैं ना। लेकिन यही हुआ, जैसे ही वो, तो वो उसके लिए गई थी कि आपके लिए 2 तोहफे हैं अल हज्जाज के लिए। और वो दोनों कौन है, सूर्या देवी और परमिला देवी, राजा दाहिर की बेटियां। और राजा दाहिर की बेटियों के बाद वो क्या करिए तुम, आपके लिए हैं वो, आपके लिए हैं वो, और आप इनके साथ अब क्या कर सकते हैं, दैहिक रिश्ते बना सकते हैं। केवल ये इरादा था। अब किसी स्त्री के लिए मौत आसान है, लेकिन इज्जत तो इज्जत है। तो सूर्या देवी और परमिला देवी ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया कि मौत को चुन लेंगे, लेकिन ये समझौता नहीं चुनेंगे। तो सूर्या देवी और परमिला देवी ने कासिम को गरियाएं कि अल हज्जाज को गरियाएं, किसको गरियाएं, कासिम को ज्यादा गरियाएं। लग रहा है हम भले मर जाएं लेकिन कासिम तो निपटे। तो सूर्या देवी और परमिला देवी ने अल हज्जाज के पास गई, जो भी करी हो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी बोली हो, अल हज्जाज साहब आई एम कमिंग, फलाना ढिमकाना। और फिर बोली कि अल हज्जाज साहब आप हमको छूइए नहीं, हम अपवित्र हो गए हैं, क्योंकि यहां आने के पहले ही कासिम ने हमको अपवित्र कर दिया है।
किसने कर दिया है? कासिम ने, जबकि कासिम ने उनको छुआ तक नहीं था, कासिम ने उनको छुआ भी नहीं था। और जाकर के बेटियां क्या बोल दी वहां पे कि हम अपवित्र हो गए हैं क्योंकि हमको कासिम ने अपवित्र कर दिया है। अल हज्जाज का माथा बिल्कुल ठनक गया कि ये तोहफा भेजा है, और तोहफा क्या, ये कह रहा है झूठा, नालायक ढोर कहीं के, ये तोहफा भेजा है और ये तोहफा अपवित्र, ये क्या बोल दिया? अपवित्र। तो उनने बोला कि तुम तो किनारे बैठो, दोनों लड़कियों। कासिम, फोन लगाया गया, फोन लगाए होंगे उस टाइम पे, और कासिम को बोले कि घोड़े की खाल से लपेट के घसीटते हुए लाओ, कहां तक? मेरे पैरों तक। भारत से कहां? ईरान। और घसीट के काहे पे? घोड़े में। बहुत आईएएस क्लियर कर लिया है, बहुत राजा बन गया है, बहुत सिंध और मुल्तान और वगैरह वगैरह। 2-3 साल 714 ईस्वी पे ही बुलावा आया और उसको खाल से लपेटा गया कासिम को, और घसीटते हुए रास्ते में ही कासिम ने क्या कर दिया? दिल। लेकिन एक खबर दे दी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो लड़कियां गलत। बाद में बोले अल हज्जाज जब चला गया कासिम, तो उन पे लड़कियों पर यातनाएं दी गई और बोले तुम सही बताओ कि तुम लोग पवित्र हो कि अपवित्र हो। उनने बोला हम तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहे थे, अब तो आप हमको भी टच नहीं करोगे, अब तो आप हमको मार डालोगे लेकिन हमको टच नहीं करोगे। फिर ऐसा ही हुआ, उन दोनों स्त्रियों को भी दीवार में चुनवा दिया गया। वो दोनों स्त्रियों की भी मौत हुई, लेकिन इज्जत के साथ की, इज्जत के बाद, इज्जत के साथ दोनों लड़कियों की मौत हो गई, उससे कोई दिक्कत नहीं। राजा दाहिर वो भी चले गए, और इसके बाद उनकी पत्नी रानी बाई वो भी जौहर कर ली, और सबसे बड़ी जड़ मोहम्मद बिन कासिम, उसकी भी नाश हो गई। मोहम्मद बिन कासिम वो भी खत्म हो गया, और ऐसे ही मोहम्मद बिन कासिम आया और मोहम्मद बिन कासिम खत्म। ये कौन सा था? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण। और भारत में अगर हम मुस्लिम आक्रमण, तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहां से होती है? मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहां से पड़ती है? मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तरीका क्या रहेगा? अरब आक्रमण। एक आक्रमण क्या रहेगा? अरब आक्रमण। और फिर एक जगह और है, तो अरब आक्रमण में कौन शुरू हुआ? मोहम्मद बिन कासिम से कहानी शुरू, और मोहम्मद बिन कासिम में कहानी खत्म। और उसके बाद दूसरे तरीके का आक्रमण कहां से होगा? तुर्क से। वहीं की जगह है ये भी, तुर्की, तो तुर्की आक्रमण। तो अरब आक्रमण में कितने आक्रमणकारी? एक ही, खास कौन? मोहम्मद बिन कासिम। 2 असफल, एक का नाम ओबेदुल्लाह, दूसरे का नाम बुलैद, सफल कौन? मोहम्मद बिन कासिम। फिर होगा तुर्की आक्रमणकारी, फिर कौन? तुर्की। और तुर्की पे भी 2 शासक, एक का नाम गजनबी और एक का नाम गौरी, एक का नाम गजनबी और एक का नाम गौरी। तो तुर्की आक्रमण के बारे में चर्चा और पिक्चर, उसकी बात करेंगे आने वाले कल। बच्ची आ गई है, मेंस का पेपर के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक।